नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने राज्य में पानी की कमी के चलते किसान विभिन्न बेल वाली सब्जियों की खेती ड्रिप के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन इन फसलों से अधिक पैदावार के लिए जरूरी है कि आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। परंतु कैसे करें उर्वरकों का प्रयोग, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं बानसूर के सहायक कृषि अधिकारी सुरेश कुमार यादव। कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन मार्च से लेकर जून के महीने तक उपयुक्त समय रहता है। कद्दू वर्ग की सब्जियों में हम बात करें, जैसे लौकी होता है, तुरई, खरबूज, तरबूज, चप्पन कद्दू, टिंडे, तो इस प्रकार सब्जियों में कद्दू वर्ग की सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसानों को चाहिए कि सब्जियों से अधिक पैदावार लेने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, ताकि फसलों की अच्छी वृद्धि, विकास हो सके और अधिक उपज मिल सके। अगर खाद उर्वरक की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में लगभग 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में लगभग 80 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास युक्त उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि खाद एवं उर्वरकों का पौधों की वृद्धि, विकास एवं उत्पादन में अहम रोल होता है और ये फसल की आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में और उचित समय में इनका उपयोग किया जाना चाहिए। साथ में ही सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण युक्त उर्वरकों का भी समय समय पर उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि कद्दू वर्गीय सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे फसल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और फसल की गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार मिल सके। इसके अलावा अगर ड्रिप विधि से किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें घुलनशील उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर बात करें कि प्रारंभिक अवस्था में NPK जैसे 19-19-19 घुलनशील उर्वरकों का ड्रिप के माध्यम से किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही हमारी फसल फलों उत्पादन पे आती है और जैसे ही फूल आना प्रारंभ होते हैं फसल में, तो उस समय हमें NPK 12-61-00 का उपयोग करना चाहिए। 12-61-00 का उपयोग करने से हमारी फसल में अधिक फूलों का निर्माण होगा और अधिक फलों का निर्माण होगा, जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और जैसे ही हमारे फल तुड़ाई योग्य होते हैं, उससे पहले हमें NPK 0000 50 घुलनशील उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। जैसे जब पकाव की ओर हमारे फल होते हैं या कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, उस समय पोटाश पोषक तत्वों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और इसी कारण हम लास्ट टाइम में पोटाश की मात्रा ज़्यादा चलाते हैं। तो NPK 0000 50 का उपयोग हम ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। सब्जियों में ड्रिप के द्वारा घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करना लाभकारी है, क्योंकि ड्रिप के द्वारा उर्वरकों को देने पर कम मात्रा में उर्वरक लगते हैं। साथ ही उर्वरक देने में आसानी रहती है और समय श्रम की भी बचत होती है। तो सही समय पर उचित मात्रा में और सिफारिश के अनुसार हम यदि खाद उर्वरकों का कद्दू वर्गीय सब्जियों में उपयोग करेंगे तो निश्चित है किसान भाइयों को उत्पादन भी अधिक प्राप्त होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ बागवानी करते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने फलों के नए बाग लगाए हैं, वे इस समय कौन कौन से कार्यों को करें जिससे पौधे की अच्छी बढ़वार हो सके,
तो इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव से। आज फल बगीचे जो हमारे राजस्थान में जो फल वाले जो बगीचे हैं उनकी क्या क्या जो क्रियाएं हैं वो करें। बागवान भाइयों, फलों के नए बाग लगा देने मात्र से ही अधिक फल नहीं मिल जाएगा, बल्कि इसके लिए नए बाग में किए जाने वाले कार्य को समय पर करना होगा, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। तो बागों में सिंचाई ड्रिप के माध्यम से समय समय पर करना चाहिए, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। फलों के बाग में एक समस्या खरपतवारों की आती है। इसके लिए बाग में खुरपी, फावड़े या पावर टिलर यंत्र की सहायता से बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करते रहना चाहिए। एक चीज मैं किसान भाइयों को और कहूँगा, क्योंकि नया पौधा लगाते हैं हम, बडिंग से लगाते हैं, ग्राफ्टिंग से लगाते हैं, तो एक विशेष जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी जो बड और जो ग्राफ्ट यूनियन है, यानी कि जहाँ से हमने रूट स्टॉक और साइन है, मूल व्रंत और जिसको साइन कहते हैं, उनके जो जंक्शन होता है उसके नीचे जो भी नई ग्रोथ होती है उसको हटा देना चाहिए सिकेटर की सहायता से, क्योंकि उस ग्रोथ को हम लेंगे तो वो एक तो रूट स्टॉक है तो उसका फलत अच्छी नहीं आएगी, और जो वाटर सकर्स हैं जिसको हम साइड सकर्स बोलते हैं उनको तो बिल्कुल भी हटा देना चाहिए, क्योंकि उसमें हमको उत्पादन नहीं मिलता है, वो पौधे का जो पोषण है वो बेकार जाता है। इसलिए जो भी ग्राफ्ट यूनियन या बड यूनियन है उसके नीचे कोई भी ग्रोथ हो उसको हटा दें। ये भी एक विशेष प्रक्रिया है, उसको दोहराते रहें। इसके बाद में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर तो बगीचे होते हैं उनमें ओपन सेंटर यदि सिस्टम रहता है तो वो ठीक रहता है। उसमें क्या करते हैं, ओपन सेंटर लीडर, ये 2-3 सिस्टम हम अडोप्ट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, लगभग पौधे को ज़मीन से 1 मीटर हाइट तक हम लगभग रखते हैं, उसके बाद में शाखाएं लेते हैं। तो उसके लिए प्रारंभ से ये करें कि पौधा जब हमारा छोटा रहता है तभी से उस पर का जो नई ग्रोथ है, टॉप है, उसको काट देते हैं। काटने के बाद में क्या होगा, साइड से उसकी ब्रांचेज निकलेगी, मैन इसके फोल्ड ब्रांचेज जो बाद में जाके बनती हैं वो बनेगी। तो बीच में स्पेस रहेगा, उसमें सूर्य का प्रकाश अच्छा आएगा, हवा आएगी, क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट डेवलप नहीं होगा तो कीट बीमारियां नहीं आएगी, और अच्छा प्रकाश उसमें पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी। इससे हमारे फल की क्वालिटी भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये मुख्य जानकारियां जो किसानों को, भाइयों को करना चाहिए। फल बागान से अच्छी फलत देने हेतु पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आम, अमरूद, नींबू, अनार के पौधों के चारों ओर 25 किलोग्राम कंपोस्ट खाद प्रतिवर्ष प्रयोग करें। इसके अलावा पौधों के प्रकार, आयु और मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार उचित मात्रा में समय समय पर खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक फलोत्पादन मिलेगा। जब पौधा चल जाता है इसके बाद में हम उसमें यदि बारिश नहीं होती है तो सिंचाई करेंगे, बारिश होती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ फल वाले जो पौधे होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें लगाते ही कीड़े और बीमारी आ जाती है। जैसे अपना नींबू है, नींबू में जैसे इस साल आपने लगाया तो इसी साल जैसे ही अनुकूल समय मिला, जो लीफ माइनर है, लेमन बटरफ्लाई है, सिट्रस साइला है, ये इस तरह के जो कीड़े हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सिट्रस कैंकर है जो कि इसका इम्पोर्टेंट एक रोग है नींबू का। तो इस तरह के तो हमको किसान भाइयों को चाहिए कि वो रोज अपने बगीचे में जाएं, रोज एक एक पौधे को देखें कि किसी में रोग तो नहीं है, कीट तो नहीं है, और यदि हैं तो समय रहते हुए उनका नियंत्रण आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। बागवान भाइयों, नए फलों के बाग लगाने के लगभग 3 से 4 वर्ष बाद फल मिलना शुरू होता है, और ऐसी दशा में नए बाग में अनंत फसलों के रूप में सब्जियों को उगाकर अतिरिक्त लाभ भी ले सकते हैं। इस समय फल बागों में कई तरह के हानिकारक कीट नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी, बेला, लीफ माइनर। तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर मेटासिटाक्स 25 EC या 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 30 EC को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा बाग में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी सही पहचान करके समय रहते रोकथाम के उपाय अपनाना चाहिए, तभी इन बागों से आगे चलकर अच्छी फल मिलेगी। ये जो प्रक्रियाएं हैं हम सभी फल वाले जो बगीचे हैं, जैसे अपना नींबू है,
जामुन है, बेर है, लसोड़ा है, ये सारी प्रक्रियाएं जो मैंने बताई वो सभी जो राजस्थान में जो सभी फल होते हैं वो उन सब में ये क्रियाएं सामान्य तौर पर की जानी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार उनकी देखरेख और प्रबंधन। तो आप अधिक लाभ लेने के लिए इस समय किस तरह से करें चूजों और मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भरत महतो। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, गर्मी का मौसम आ चुकी है और इस गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन पर होने वाली कठिनाइयों पर हम लोग बात करेंगे। या मुर्गी पालन पर विशेष जो प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम उसका प्रोडक्शन, उसका जो लाभ है उसको सही उसी तरह से बरकरार रख सकें जिस तरह से बाकी मौसम में होता है। गर्मी बेजुबानों पर भी कहर ढा सकती है। गर्मी और लू की चपेट में आकर मुर्गियां, उनके चूजे हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा उनके शरीर में लगातार पानी की कमी होती जाती है। देखभाल के अभाव में चूजों और मुर्गियों की मौत हो जाती है। सर्वाधिक चूजे गर्मियों में ही मरते हैं। इसलिए मुर्गियों और चूजों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए मुर्गी पालकों को मौसम के अनुरूप देखरेख करनी चाहिए। जैसे मुर्गी पालन पर हम लोग ये जो गर्मी के मौसम का प्रभाव की बात कर रहे थे, तो इसमें देखिए गर्मी के प्रभाव में जो जिस चीज़ में प्रभाव पड़ता है उस पर बात करें तो मुर्गी के सभी किस्मों में, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हों, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपके मुर्गियों का जो बढ़ोतरी दर है ये काफ़ी कम हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपकी मुर्गियां पानी अधिक पीना पसंद करेंगी। पानी की जो मात्रा है आपको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ साथ जो मुर्गी के चूजे हैं या जो बड़े हो रहे हैं, 15-17 दिन पहुँच गए, 20 दिन पहुँच रहे हैं, तो सांस लेते समय ये मुँह खोल के सांस लेंगे। आवाज़ में थोड़ी बदलाव आप देख सकते हैं। सांस तेजी से लेंगे, छोटा सांस थोड़ा सा तेजी से लेते हैं। कभी कभी आँख के आसपास में सूजन भी दिखाई पड़ सकता है। मुर्गी अधिकतर पानी के बर्तन के आसपास में घूमना चाहेंगे। अगर छोटे चूजे हैं तो उन सबों के आसपास बैठा रहना चाहेंगे। थोड़ा डलनेस दिखता है, जो एक्टिवनेस है वो नहीं दिखेगा। मुर्गियों को पंख थोड़ा सा छितराया हुआ लगेगा। तो इस तरह के लक्षण आप देखेंगे तो लगेगा, ऊपर से आप देखने को लगेगा। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ने लगे तो आप समझिए कि आपके मुर्गियों में कहीं ना कहीं गर्मी के मौसम का प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मुर्गियों को शुद्ध पानी पीने के लिए दिया जाए और उनके रखे जाने वाले स्थान पर साफ सफाई रखी जाए, ताकि गंदगी के कारण जहरीली गैसें उत्पन्न ना हो। पानी में दवा डालकर पीने को दें। जिन स्थानों पर चूजों को रखा जाता है उसके आसपास जूट की बोरियों को गीला करके बांधा जाए, ताकि गर्म हवा का असर न पड़े। जैसे ही आप चूजा डीलर से लेते हैं तो आप कोशिश करें कि चूजा जो उससे डिलीवरी लेने का जो समय है वो अर्ली मॉर्निंग में लें या बाय इवनिंग पे लें। मुर्गी 1 किलो दाना खाने पर मुर्गियों में पानी का पीना 2 गुना हो जाता है। जितने सप्ताह का चूजा उसमें 2 गुना करने पर जो मात्रा आएगी वो मात्रा पानी के प्रति 100 चूजे पर खपत होगी। जैसे पहला सप्ताह में 2 लीटर पानी प्रति 100 चूजा पर, उसी प्रकार दूसरा सप्ताह में 4 लीटर पानी प्रति 100 चूजा पर देना चाहिए। प्रत्येक 100 चूजे के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। अभी यानी कहने का मतलब है कि दाना और पानी का जो बर्तन है ये 100 चूजे में कम से कम आप 4 बर्तन की व्यवस्था करें। इसके साथ वेंटिलेशन की जरूर अब देखें, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। टेम्परेचर, चूँकि आपको ब्रोडिंग में थोड़ी बहुत टेम्परेचर हम लोग जो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरुआत करते हैं, हालांकि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इतना बढ़ा रहता है कि आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ साथ जब टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है तो उस स्थिति में हमें वेंटिलेशन देखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। देखें कि आपके जो ब्रूडिंग रूम है वहाँ पे गैस का जमाव ना हो पाए, अन्यथा या जो वहाँ के जो फ्रेश एयर है वो आर पार क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, इसका भी आप ध्यान रखें। ज़्यादा भीड़ ना हो, इसको ध्यान पे रखें। आवास में कोशिश यही करना है कि आपके अंदर का जो आवास के अंदर का जो तापमान है वो अधिक नहीं बढ़ पाए, 25-26 डिग्री के आसपास में रहे। विटामिन सी की मात्रा को आप बढ़ाएं। आपके जो दाना है उसमें जो सीरियल कार्बोहाइड्रेट रिच जो
इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी मात्रा को आप बढ़ाएं। जैसे खासतौर से मुर्गियों में मकई दर्रा की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, या जिनके आसपास कोई दूसरे अनाज मिलता है तो उनकी मात्रा को हम करीब 8 से 10% एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। दाना की मात्रा को दोपहर में देने के बजाय हम मॉर्निंग एंड इवनिंग में दाना दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मॉर्निंग में दें तो ऐसा समय पे दें जिससे 2-3 घंटे में दाना ख़त्म हो जाए। दोपहर में हम कम से कम दाना खिलाने की कोशिश करें और रात में ज़्यादा दाना खिलाने की कोशिश करें तो हमारी मुर्गियों का जो बढ़ोतरी दर है वो कायम रहेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बाईकाबास, जिला जयपुर के किसान अशोक कुमार ने। आप बकरी की सिरोही नस्ल पर जानकारी चाहते हैं तो अशोक कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज के समय में कम लागत और सामान्य रख रखाव में बकरी पालन आय का एक अच्छा साधन है, लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में किसान उससे ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। अगर किसान बकरी पालन में उन्नत नस्ल की बकरियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से पालन करें तो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। राजस्थान में सिरोही नस्ल की बकरी उत्तम नस्ल है और ये द्विप्रयोजनीय है। इस नस्ल के मुख्य लक्षण जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हल्का झोल होता है, ये इसका नस्ल का पहचान का मुख्य लक्षण है। दूसरा, इसके लीफी ईयर है जो कि पत्ते नुमा होते हैं। तीसरा, इसके जो सींग होते हैं वो थोड़े सर में गड़े हुए होते हैं। और चौथा, जो इसका पिछली टांगों का जो भाग है टखना, वहाँ पर इसके जो बाल होते हैं ये गुच्छे नुमा होते हैं। ये सिरोही नस्ल की बकरी के लक्षण हैं। इस प्रकार से जब भी आप बकरी खरीदे तो इन लक्षणों को देखकर आप बकरी खरीदे। और ये भूरे रंग की भी होती है और भूरे धब्बेदार रंग की भी होती है। इसका जो मांस होता है ये उत्तम क्वालिटी का होता है। दूध उत्पादन भी ये 1 से 1.5 लीटर देती है। पशुपालक भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से 4 से 6 घंटे तक आप इसको चराई कराए और तब आपको ज़्यादा लाभप्रद होगी बकरी पालन। स्टॉल फीडिंग भी आप कर सकते हैं, बकरी को अपने घर में ही पाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे आप चराने के लिए जाते हैं तो इसके बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और इसके जो आहार है, आप तकरीबन प्रति बकरी जो दूध उत्पादन कर रही है उसको 300 से 400 ग्राम आप प्रतिदिन का दाना दे। और हरे चारे में आप जैसे रिज का है या आपके पास नीम की पत्तियां हैं इस समय, या सेजना की जो पत्तियां हैं वो आप इसको 1 से 2 किलो तक पत्तियां खिलाए। और आपके पास जैसे ग्वार का चारा है या लूम है वो आप आधा किलो से 1 किलो तक आप प्रतिदिन आप इनको खिलाए। बांट में आप तकरीबन 10 से 15 ग्राम आप नमक अवश्य रखें प्रति बकरी और 10 से 15 ग्राम ही आप मिनरल मिक्सर आप इसमें अवश्य रखें। तो विभिन्न तरह की किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होगी और आपकी बकरी बिल्कुल स्वस्थ होगी। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालकों को चाहिए कि वे समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवें। स्वास्थ्य प्रबंधन में आप जैसे ही आपके पास जो छोटी बकरी का बच्चा है वो जैसे ही 3 से 4 महीने का हो जाए तो आप उनको पहला टीका PPR का लगवाए। 3 वर्ष में 1 बार लगाते हैं। ऐसे ही फड़किया रोग के लिए ईटी का टीका लगाते हैं, ये भी प्रति वर्ष 1 बार लगाते हैं, साल में 1 बार ही लगवाए। और जो FMD का खुरपका मुंहपका रोग होता है उसका टीका साल में 2 बार आप लगाए। तो बकरियों में आप इस तरह के टीके लगाने से किसी भी तरह की ये तीनों तरह की बीमारियां पैदा नहीं होगी। और जब भी आप कहीं से नई बकरी खरीदे तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र से उसको प्राथमिकता दें। और अगर आपने 50 किलोमीटर दूर से बकरियां खरीदी है तो पहले ही आप जहां खरीदते हैं वहां पर आप टीकाकरण अवश्य करवा दें और 15 दिन बाद आप बकरी को अपने बाड़े पर आप लाइए। तो आपकी बकरियों में मोर्टिलिटी नहीं होगी और आपकी बकरियां बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।